जय हिंद। दोस्तों, ये पेनेसिया बैच जो आपके लिए मैं लाया हूँ, ये बहुत ही एम्बिशियस बैच है मेरे लिए भी। और आपके लिए भी ये बिल्कुल पेनेशिया होगा। आप जो भी टारगेट आपने सेट किया है वो टारगेट आप आसानी से इस बैच के सहारे हिट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट है, इंडिस्पेंसेबल है, पूरे दिल से कह रहे हैं। इस बैच में फुल ऑफ बिन्स होके पूरे इंथुजियाज्म और एनर्जी से आपके साथ मैं पढ़ाऊंगा और सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, चाहे वो ग्रामर का टर्म्स हो या वोकेबलरी का, कम्युनिकेशन का, रिटेन का, सब कुछ। इसके साथ मैं आपको एक ग्रामर की बुक भी दे रहा हूँ इस बैच के साथ। पहले जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, विजिट करिए वेबसाइट को और इस नंबर पे कांटेक्ट करिए जब भी ज़रूरी हो। बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से ये बुक, इस सारे बुक के साथ ये बुक इस बैच के साथ मिलेगा। 4000 फी है कोर्स प्लस बुक्स, 2 साल तक आपके साथ बने रहेंगे और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एकदम परफेक्ट बैच है। दिल से कह रहे हैं इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, इतना मजा आएगा ना दोस्तों। आज का बैच देखिए, एंजॉय करिए इस बैच को। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, एवरीबॉडी इज फाइन। गुड। चलिए शुरुआत करते हैं वोकेबलरी से। पहला जो वोकैब्स है ये देखिए, पहला वर्ड है दोस्तों, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब पता है? लेट, हाँ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? ज्यादातर इडियम फ्रेजेस में जानवरों का ही यूज हो रहा है। देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवेल मिस्ट्री, यानी रहस्य को उजागर करना। इसका एक और सिनोनिम होता है टू स्पिल द बिन, होता है ना। टू स्पिल द बिन्स का मतलब भी होता है रहस्य का उजागर करना। आई विल स्पिल द बिन्स, आई विल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दोनों का मतलब एक ही है। और बिन्स पे कुछ और इडियम कल बताया था ना, अ माउंटेन ऑफ मिल्स, अ माउंटेन ऑफ बीन्स। माउंटेन ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? माउंटेन ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? माउंटेन ऑफ बीन्स का मतलब होता है मामूली बात। माउंटेन ऑफ बीन्स का मतलब मामूली बात। और फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ बीन्स का मतलब उत्साह से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। आर यू फुल ऑफ बीन्स? आर यू फुल ऑफ बीन्स means are you full of enthusiasm and energy? Do you want to spill the beans? Yes. Do you want to spill the beans of English grammar? Yes. We will let the cat out of the bag together. तो ये सब का मतलब हो गया रहस्य का उजागर करना, है ना। रिवेल द मिस्ट्री, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे? He is not letting the cat out of the bag, but I will let the cat out of the bag. Very good. और इसके बदले में ऑन द प्लेस ऑफ दिस यू कैन यूज आई विल स्पिल द बिन्स, आई विल स्पिल द बिन्स। और अ माउंटेन ऑफ बिन्स का मतलब हुआ मामूली बात, ट्रिवियल मैटर। या, और आर यू फुल ऑफ बिन्स? यस, वी शुड ऑलवेज बी फुल ऑफ बिन्स। नेक्स्ट इडियम, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। आर यू फीलिंग लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स? लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? न, वो तो था अ कैट अमंग द पीजन्स था वो। ये लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मतलब बहुत परेशान, मैं बहुत परेशान हूँ। आई एम वेरी रेस्टलेस, आई एम लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका कुछ और भी होता है। जैसे सिनोनिम याद करते हैं ना, सिनोनिम याद करते हैं ना दोस्तों, तो एक वर्ड का बहुत सारा वर्ड होता है। उसी तरह से लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका कोई सिमिलर इडियम और आपको पता है? हाँ, आई एम फीलिंग लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स मीन्स आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। और फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब ही वही है। मैं थोड़ा इंक चेंज कर दूं इसका। और फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब ये वही होता है, अ फिश आउट ऑफ वाटर।
आई एम फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, आई एम फीलिंग लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। सही है ना? दोनों का मतलब होता है परेशान, है ना? या हम कह सकते हैं आई एम इन डीप वाटर, मतलब मैं मुसीबत में हूं। आई एम इन डीप वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? मैं मुसीबत में हूं। आई एम इन डीप वाटर। या हम कह सकते हैं आई एम इन अ टाइट कॉर्नर। आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब ये होता है कि मैं मुसीबत में हूं। या हम कह सकते हैं आई एम इन हॉट वाटर। हॉट ब्रिक की जगह हॉट वाटर बोलेंगे। तो वाक्य में इसको प्रयोग करिए, कैसे बोलेंगे? मैं बड़ा बेचैन महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत रेस्टलेस डिस्टर्ब महसूस कर रहा हूं। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, आई एम फीलिंग इन हॉट वाटर। या आई एम इन हॉट वाटर, आई एम फीलिंग लाइक अ फिश। या आई एम इन डीप वाटर, आई एम इन अ टाइट कॉर्नर। सही है बच्चों? आ रही है बात समझ में? अ सेक्रेड काउ, इसका मतलब क्या होता है जरा बताइए तो। अ सेक्रेड काउ, अ सेक्रेड काउ का मतलब हुआ कि बहुत ही सम्मान वाला व्यक्ति है, ऑनरेबल पर्सन है। सी इज अ सेक्रेड काउ, यानी कि सी इज अ वर्चुअस वुमन। कैसी वुमन है? ऑनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। अ वर्चुअस वुमन, सी इज अ वर्चुअस वुमन, या सी इज अ चेस्ट वुमन। कैसी महिला है? पवित्र महिला है, इज्जतदार है। तो ऑनरेबल पर्सन, वर्चुअस वुमन, चेस्ट वुमन, अ सेक्रेड काउ। माई मदर इज अ सेक्रेड काउ, इट मीन्स माई मदर इज अ चेस्ट वुमन, माई मदर इज अ वर्चुअस वुमन। वर्चुअस का मतलब भी क्या होता है? फुल ऑफ वर्चू। फुल ऑफ वर्चू, बहुत ही पवित्र, बहुत ही एकदम सतीव्रता। चलिए बच्चों, जानवरों को और यूज करते हैं। अनटिल द काउज कम होम। नहीं, अनटिल द काउज कम होम मतलब टिल वेरी लॉन्ग टाइम। अब मैं आज पढ़ाऊंगा आपको बहुत देर तक, तो इसको वाक्य में इडियमेटिक सेंटेंस बनाइए, इडियम का प्रयोग करिए। कैसे बोलेंगे? आई विल टीच यू टिल द काउज कम होम। आई विल टीच यू टिल द काउज कम होम। समझ में आ रहा है? आई विल टीच यू, कब तक पढ़ाएंगे? आई विल टीच यू टिल द काउ कम होम। सही है? अनटिल द काउज कम होम। मैं देर तक काम करूंगा, आई विल वर्क अनटिल द काउज कम होम, है ना? फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए वाक्य में प्रयोग करिए। शब्द हम पढ़ते ही हैं अपने भाषा को समृद्धशाली बनाने के लिए, प्रोस्पेरस बनाने के लिए। बैक द रॉन्ग हॉर्स, बोलते हैं ना गलत घोड़े पर दाव खेलना, यानी कि रॉन्ग एंड वीक पर्सन, मतलब ऐसे आदमी को सपोर्ट करना, ऐसे आदमी पे भरोसा करना जो गलत भी है और कमजोर भी है। मैं कभी गलत घोड़े पर दाव नहीं खेलता। आई डोंट बैक द रॉन्ग हॉर्स, दिस इज नॉट माई टेंडेंसी टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। डू यू वॉन्ट टू बैक द रॉन्ग हॉर्स? Nobody wants to back the wrong horse. Everybody wants to back the right horse, है कि नहीं? We should back the right horse. We should not back the wrong horse. अच्छा बताओ, टू ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? टू ईट लाइक अ हॉर्स, खूब खाना। वह बहुत मोटा है, बहुत ही फिट एंड फिडल है। बहुत ही मोटा और तगड़ा है, फिट एंड फिडल है। फिट एंड फिडल का मतलब बहुत ही स्वस्थ, स्वास्थ्य से भरा हुआ है। हार्ट, हार्टी एंड हेल, हार्टी एंड हेल का मतलब भी होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन। ही इज फिट एंड फिडल, ही इज हार्टी एंड हेल बिकॉज ही ईट्स लाइक अ हॉर्स। सही है? बताओ, टू ईट लाइक अ बर्ड, गेस करो इसका मतलब क्या हो गया? टू ईट लाइक अ बर्ड,
जो व्यक्ति कम खाता है उसे हम क्या बोलेंगे? ही इज ईटिंग लाइक अ बर्ड. यस, योर ब्रदर ईट्स लाइक अ बर्ड एंड यू ईट लाइक अ हॉर्स. और जो खाते समय खूब आवाज करके खाता है, देखते हैं ना कुछ लोग जो होते हैं गंवार लोग, टू ईट लाइक अ पिग, मतलब खा रहा है और मुंह से आवाज भी खूब निकाल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ही इज ईटिंग लाइक अ पिग. वो कम खा रहा है, ही इज ईटिंग लाइक अ बर्ड. वह ज्यादा खा रहा है, ही ईट्स लाइक अ हॉर्स. और वह ज्यादा खाता है इसीलिए ही इज हार्टी एंड हेल, ही इज फिट एंड फिडल. है ना? तो कितने जानवर का प्रयोग हो रहा है बोलिए? आप अपने जीवन में कभी भी गलत घोड़े पर दांव मत खेलिएगा. अंग्रेजी पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन सही जानकारी देने वाले डिटेल में बहुत कम है. तो यू शुड ऑलवेज बैक द राइट हॉर्स, यू शुड नेवर बैक द रॉन्ग हॉर्स. क्लियर है? गेटिंग गुड. तो बताओ एक बार फिर से, फिट एंड फिडल का मतलब तंदुरुस्त. हार्ट, हेल एंड हार्टी. हेल एंड हार्टी का मतलब क्या हुआ? एक मिनट. हेल एंड हार्टी बोलते हैं. फिट एंड फिडल का मतलब बताइए? तंदुरुस्त. हेल एंड हार्टी तंदुरुस्त. टू ईट लाइक अ हॉर्स, खूब खाना. टू ईट लाइक अ बर्ड, कम खाना. टू ईट लाइक अ पिग, मेकिंग साउंड, ईटिंग while making a sound. Or we should always back the wrong horse, we should never back the wrong horse. A dark horse. A dark horse मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिस आदमी के लिए कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और वो अचानक चैंपियन बन गया. Nobody was expecting him as a winner. Everybody was expecting him merely a participant. But he proved himself as a dark horse by showing his ability in the nick of time. In the nick of time का मतलब क्या होता है दोस्तों? सही समय पे. In the nick of time मतलब on the right time. In the nick of time, he utilized his ability and he proved himself as a dark horse. So I will always back this dark horse. Dark horse, unexpected winner. We should always work like nobody know about how you are doing, how you are planning. Only let the result talk to your rivals. आपकी जो सफलता है ना वो बात करेंगे आपके प्रतिद्वंदियों से. तो प्रूव योर सेल्फ अ डार्क हॉर्स इन एवरी कॉम्पिटिशन, इन एवरी रेस, इन एवरी एग्जाम. बोलिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? मरे घोड़े को घास नहीं खिलाते. मरा घोड़ा घास नहीं खाता. जो घोड़ा मर गया वो घास कैसे खाएगा? तो यू शुड नॉट फ्लॉग द डेड हॉर्स, यू शुड ऑलवेज वर्क बिफोर हैंड. बिफोर हैंड का मतलब क्या होता है? समय से पहले, समय रहते हुए, इन टाइम, समय के पहले. वी शुड ऑलवेज प्लान एंड एग्जीक्यूट बिफोर हैंड, इन टाइम. और if the time will pass over, we can't do anything. We should not flog a dead horse. है ना? है ना? कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. एक होता है ना फ्रेज, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू ट्राई टू डू समथिंग व्हेन द टाइम इज एक्सपायर्ड. तो are you in the habit of flogging a dead horse? No, I'm not in the habit of flogging a dead horse. Nobody should flog a dead horse. Everybody should work in time beforehand. Otherwise, there is no use of crying over spilled milk. There is no use, there is no benefit of crying over spilled milk.
आ रही है बात समझ में मेरे बच्चों? देखिए, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। फ्री के चीज का, जैसे कहते हैं ना कि फ्री के बैल का दांत नहीं देखा जाता। जो फ्री में मिल रहा है ले लो, जो मिल रहा है ले लो, है ना? डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। बोलो मेरे साथ, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द, accept whatever you are getting, you should accept. Should we look a gift horse in the mouth? Anything, whatever you are being offered, you should accept if it is free of cost. This is idiom. So time to time it may be true, sometime it may be wrong, because nothing is free, everything has its own price. सबका अपना कीमत है, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन में फिट बैठेगा कि if somebody is offering you in free, don't look, don't criticize that, just accept. No, no, you should never take any lollipop from a stranger. To put the cart before the horse, मतलब हॉर्स आगे आगे चलता है, कार्ट पीछे पीछे। हॉर्स को पीछे अगर रख दें और कार्ट आगे, तो चलेगा ही नहीं। पहले घोड़ा चलेगा ना, और बाद में गाड़ी। और गाड़ी को आगे कर दें और घोड़ा को पीछे कर दें, तब तो ये उल्टा काम हुआ ना। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब यू आर डूइंग समथिंग इन अ रॉन्ग ऑर्डर। आप कोई चीज अनमेथोडिकली कर रहे हैं, नॉट इन अ प्रॉपर वे। We should not put the cart before the horse. Should not put the cart before horse. If we want good result, always put the horse before the cart. Never put the cart before the horse. Don't do anything in a wrong order, in a wrong way, in a wrong style, in a wrong fashion. Is that clear, my बच्चों? बच्चों, क्लियर हो रहा है? बताओ। Let the cat out of the bag to spill the beans. Reveal the mystery, है ना? Back the wrong horse. Back the wrong horse means you are trusting a weak and wrong person. बताइए, I am feeling like a cat on hot bricks. I am feeling much disturbed. हाँ, in tight corner, है ना? इसी तरह से बताइए, I will work until the cows come home. I will work till long time. समझ में आ रही है बच्चों? समझ में आ रही है? चलो, अ ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, जनरली शीप वाइट होता है, मतलब वह आदमी जो समाज के लिए कलंक है, वह आदमी जो समाज के लिए एंटी सोशल है, स्टिग्मा है, तो अ डिसग्रेसफुल पर्सन, ये हो जाएगा डिसग्रेसफुल पर्सन, है ना? ग्रेसफुल तो अच्छा होता है, डिसग्रेसफुल। तो अगर हम कह रहे हैं आई डोंट वांट टू बी कंसीडर्ड अ ब्लैक शीप इन माय सोसाइटी, आई वांट टू बी कंसीडर्ड एज अ सेक्रेड काउ। डू यू वांट टू बी कंसीडर्ड एज अ ब्लैक शीप इन योर सोसाइटी? No, I want to be considered as a sacred cow, like a chaste, like a virtuous person. Yes. Clear? ओके, अब सिनोनिम्स के लिए तैयार हैं? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, कल जो आपने ईडीएम पढ़ा था, याद है आपको? मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा। अ कैट एंड डॉग, अ कैट एंड डॉग लाइफ क्या होता है? बहुत बढ़िया। अ कैट एंड डॉग लाइफ यानी लाइफ फुल ऑफ स्ट्राइफ, डिस्प्यूट। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। ही इज लिविंग अ कैट एंड डॉग लाइफ। डॉग डेज, माइजरेबल लाइफ। आप बताइए, डॉग ईट्स, डॉग ईट्स डॉग, एस लगा लीजिएगा।
vicious competition, कड़ी प्रतिस्पर्धा, unhealthy competition. A dog in the manger, a selfish person. Go to the dogs. Very good. Lap dog, दूसरे की चापलूसी करना फायदा के लिए. Let a sleeping dog lie. Don't instigate a trouble. है ना? बताइए. Hang dog expression, incomprehensible expression. आगे बताइए. To rain cats and dogs. To rain heavily. Very good. A cat among the peasants. Reason of fear. Someone is reason of fear. Absolutely correct and fantastic. Absolutely. You have told me each and every idioms which you have been taught yesterday. Fantastic. Congratulations. Let's go for the synonyms. Only 5 synonyms, not more than that. Tell me guys. फर्स्ट वर्ड इज एवियांस. एवियांस का मतलब होता है कैंसलेशन, पोस्टपोनमेंट, एडजर्नमेंट, स्थगन. कोई काम आप करने वाले हैं बट आप अचानक कैंसिल कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एवियांस. क्या कहते हैं? एवियांस कहते हैं. बहुत बढ़िया. चलिए आप बताइए. एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? धार्मिक स्नान. एवोल्यूशन, वॉशिंग, बाथिंग. अब ओरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी. जो कहीं खास जगह का रहने वाला जो रेसिडेंट्स होता है उसको मूल निवासी कहते हैं, नेटिव. अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस. फ्रूटलेस, फ्यूटाइल. मतलब मैं अबॉर्टिव और फ्यूटाइल काम नहीं करूंगा, वो काम करूंगा जो फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है. एब्स्ट्रूज का मतलब ऑब्सक्योर, अस्पष्ट. फिर से मैं बोल रहा हूं. एबियांस का मतलब स्थगन. एबियांस का मतलब क्या हुआ? स्थगित कर देना कोई काम को. कैंसलेशन, एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट. नाउन है. एवोल्यूशन का मतलब धार्मिक स्नान, बाथिंग. क्या होता है? पूजा करने के पहले एवोल्यूशन करते हैं ना. मंदिर में घुसने के पहले एवोल्यूशन करना चाहिए ना. नहा के पूजा करना चाहिए. आज आपने पूजा किया था? यस. उसके पहले नहाया था? क्या किया था? बाथिंग या एवोल्यूशन. एवोल्यूशन. हाँ, तो बाथिंग तो पता ही है. अगर एवोल्यूशन बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? सी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, है ना. इज अ वेरी स्मार्ट बॉय. तो डू यू डू एवोल्यूशन बिफोर वर्शिपिंग? yes, I do evolution before worshipping, and everybody should do. Everybody is supposed to do that. Aborigines. Who are the aborigines of America? Red Indian. Red Indians are the aborigines of America. Who are the aborigines of America? Red Indians. It is said in some Western historian book that Dravidians are the aborigines of India. जो द्रविड़ लोग होते हैं भारत के मूल निवासी हैं, ऐसा कहते हैं. बट हकीकत ये है कि आर्यंस आर द अब ओरिजिन्स ऑफ इंडिया. हु आर द अब ओरिजिन्स ऑफ इंडिया? आर्यंस. हु आर द अब ओरिजिन्स ऑफ इंडिया? और हु आर द अब ओरिजिन्स ऑफ अमेरिका? रेड इंडियंस. अबॉर्टिव. अबॉर्टिव मतलब फ्रूटलेस. क्या आप अबॉर्टिव काम करना चाहते हैं? वाक्य में प्रयोग करिए, ऐसे तो भूल जाएंगे. डू यू वांट टू डू अबॉर्टिव वर्क? नो. मतलब फ्यूटाइल वर्क आपको नहीं करना है ना, फ्रूटफुल काम करना है, प्रोडक्टिव, यूजफुल, एडवांटेजियस. एब्स्ट्रूज का मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, इम्प्लिसिट. कौन सा बेटा? अबॉर्टिव का मतलब फ्रूटलेस, फ्यूटाइल. अबॉर्टिव मतलब फ्यूटाइल, फ्रूटलेस. अभी सारे वर्ड लिखा रहे हैं. देखिए, अभी नाम है कोई व्यक्ति का. अभी ने अपने यात्रा के कार्यक्रम को एवियांस किया. कौन एवियांस किया यात्रा को? अभी ने.
अभी ने यात्रा के कार्यक्रम को अभियांस किया, पोस्टपोनमेंट में रखा हुआ है। इसको वाक्य में बनाओ। अभी हैज केप्ट द प्रोग्राम ऑफ हिज जर्नी इन एवियांस एंड पोस्टपोनमेंट। सही है ना? अभी ने अभियांस किया, बोलो एवियांस, 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 एवियांस। अच्छा, इसका और होता है, बोलते हैं ना कि कोर्ट आज के लिए एडजर्न हो गया, स्थगित हो गया, तो जज साहब बोलते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट हैज बीन एडजर्न्ड फॉर टुडे। एडजर्न मतलब कैंसल, तो एडजर्न से बना एडजर्नमेंट, पोस्टपोन से बना पोस्टपोनमेंट, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कैंसलेशन, है ना? या कोई चीज आगे के लिए टाल देना, प्रोक्रेस्टिनेशन भी होता है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? बोलो, स्थगन का मतलब क्या हुआ? बोलो जोर से सब लोग। स्थगन का मतलब एवियांस, स्थगन का मतलब पोस्टपोनमेंट, स्थगन का मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, स्थगन का मतलब कैंसलेशन, स्थगन का मतलब, याद आ रही है? समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए दूसरा वर्ड को वाक्य में प्रयोग करिए। दिस इज द फोर्थ लास्ट वर्ड। काउंटडाउन स्टार्ट्स। हाँ ये तो हो गया। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं हुआ है। इसको भी अभी से ही याद करिए। अभी हमेशा पूजा स्थल में प्रवेश करने के पहले एवोल्यूशन करता है। कौन एवोल्यूशन करता है? अभी क्या करता है? एवोल्यूशन क्या करता है? एवोल्यूशन क्या करता है? एवोल्यूशन या बाथिंग। अभी ऑलवेज डज एवोल्यूशन एंड बाथिंग बिफोर मेकिंग एंट्री इनटू द अल्टार। अल्टार का मतलब पूजा स्थल। जिस स्थान पर लोगों की ओरिजिन होती है उस स्थान के लिए वे लोग अब ओरिजिन्स होते हैं। अब ओरिजिन्स का मतलब मूल निवासी, नेटिव, या रेसिडेंट्स भी कह सकते हैं। रेसिडेंट्स का मतलब भी होता है मूल निवासी। फॉक, वहां के लोग जो होते हैं फॉक कहलाते हैं। तो द पीपल वेयर दे गॉट origin, that they are the of origins of that particular place। अब और अबॉर्टिव और फ्यूटाइल चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ फ्रूटफुल चीजों को करना है। नाउ आई कांट टोलरेट अबॉर्टिव एंड फ्यूटाइल थिंग्स, आई विल डू ओनली द फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव थिंग्स। तो अबॉर्टिव एंड फ्यूटाइल का मतलब हो गया फ्रूटलेस, क्या हो गया? या बोल सकते हैं अनप्रोडक्टिव। क्या बोलेंगे? अनप्रोडक्टिव। चलिए अगला देखिए, लास्ट वर्ड। जो लोग ट्रू होते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, उन लोगों की जिंदगी में एब्ट्रूज और ऑब्सक्योर नहीं होते हैं, अस्पष्ट नहीं होती है। उन लोगों की जिंदगी खुली किताब की तरह होती है ना? द पीपल हु आर ट्रू, देयर लाइफ्स आर नॉट एब्स्ट्रूज एंड ऑब्सक्योर। ऑब्स्ट्रूज का मतलब अस्पष्ट, जटिल, जिसको हम कहते हैं मिस्टीरियस है, अस्पष्ट है, इम्प्लिसिट है, अस्पष्ट है, ऑब्सक्योर है, इम्प्लिसिट है, अनक्लियर है, अनएविडेंट है ना, अनविविध है। ये सब का मतलब होता है अस्पष्ट। ब्लरी का मतलब भी अस्पष्ट होता है, हेजी का मतलब भी अस्पष्ट होता है, इवेसिव का मतलब भी अस्पष्ट होता है, इलूसिव का मतलब भी अस्पष्ट होता है ना? क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी अस्पष्ट होता है, क्लैंडेस्टाइन। सरेप्सिसियस का भी अस्पष्ट होता है, सरेप्सिसियस। ये सब का मतलब अस्पष्ट होता है। फॉर्टिव का मतलब भी अस्पष्ट होता है, एम्बिगुअस का मतलब भी अस्पष्ट होता है। ऐसे सैकड़ों वर्ड आप याद करेंगे धीरे धीरे। लिख लीजिए सारे वर्ड्स को।
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ग्रामर के कुछ पार्ट्स को देखते हैं। अभी हम लोग ना कुछ टर्म खाली समझ रहे हैं दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डिटेल में कुछ चीज नहीं बता रहे हैं। अभी हम खाली एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर बता रहे हैं, कुछ शब्दों से आपको अवगत करा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्रीडिकेट तक, आज हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए। बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है तो क्या बताएंगे, बताइए। देखिए ऑब्जेक्ट होता है कि जैसे आप कोई काम करते हैं ना, कोई भी वाक्य है तो वहां एक्शन होगा, तो एक्शन जिसके लिए किया जाएगा ना, जो करेगा वो तो डूअर है, लेकिन जिसके लिए किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ देखिए वी हैव असिस्टेड, यहाँ ये मेन वर्ब है। कौन असिस्ट किया था, हम लोगों ने। किसको असिस्ट किया था, उन लोगों को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पूछिए हिंडर मतलब बाधा पहुंचाना, कौन बाधा पहुंचाया था, उसका बिजनेस ने हिंडर किया था उसका पर्सनल लाइफ। किसको हिंडर किया था, उसके पर्सनल लाइफ को। तो वाक्य के मेन वर्ब में अगर व्हाट से आगे पूछेंगे और हु से पूछेंगे तो इससे जो जवाब मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। देखो ये होगा, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट और ये हो गया मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये हो गया मेन वर्ब का सब्जेक्ट इज बिजनेस, और ये हो गया उस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, मेन वर्ब से क्या पूछेंगे, व्हाट और हुम से, सॉरी हु से नहीं, हुम, किससे पूछेंगे, व्हाट और हुम से। तो ये ऑब्जेक्ट किसका कहलाएगा, वर्ब का। किसका, और ज्यादा स्पष्ट होना चाह रहे हैं ना तो आप बोलिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। दो ही चीज का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। और एक और जगह ऑब्जेक्ट आता है प्रीपोजिशन के बाद। कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद, और कहीं ऑब्जेक्ट नहीं आता है। सारे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है और प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है ना। तो ना ही हम यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, ना ही हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, हम ये मोटे तौर पे समझा रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। समझ में आ रही है बात। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए। बताइए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है नाउन या प्रोनाउन उसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का आना तय है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना तय है। दो ही जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। बात याद रहेगी आगे, जब हम पढ़ेंगे तो याद रखना है छोटी छोटी चीजों को। सही है बच्चों, आ रही है बात समझ में। अब जरा बताइए, वैसे आपको बता दें ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, आगे बताएंगे इसको। बताइए अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो हिंदी में पता है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तो जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है उसे हम कहते हैं पूरक। और ये दो जगह, मतलब ये आता है दो जगह, एक लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब। अब आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब क्या है, तो मैं आपको ऐसे मोटे तौर पे बता दूं कि मेन वर्ब तीन तरह का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है लिंकिंग वर्ब। कितने तरह के मेन वर्ब होते हैं, तीन तरह के बस, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और लिंकिंग।
तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या बताया आपको, ऑब्जेक्ट आता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, और जो लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है ना, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखो, सी के बाद ये सारा पार्ट को हम प्रिडिकेट बोलते हैं ना दोस्तों, और ये सब्जेक्ट होता है। तो अब ये बताइए कि ये जो वर्ब है कोई एक्शन वर्ब नहीं है ना, और दो वर्ब नहीं है, अकेला है, तो ये मेन वर्ब है, इसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जब भी इज एम आर वाज वर अकेले आए ना, वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में ये जो पार्ट रखा जाता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है ना, वो सब्जेक्ट के लिए होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दो जगह कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वो आता है दो तरह के वर्ब के बाद, एक फैक्टेटिव वर्ब के बाद आता है और एक क्योजेटिव वर्ब के बाद, एक वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद आता है, जो आगे पढ़ेंगे। बताइए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों। हाँ, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के बाद आए, वैसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट किया, किसको इलेक्ट किया, उसको। मैंने देखा, किसको देखा, उसको। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है। हाँ, अब ये पहचानेंगे कैसे, ये डिटेल में हम बताएंगे, अभी खाली हम टर्म से आपको परिचय करा रहे हैं कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रिडिकेट क्या होता है, ये सब मैं आपको अभी बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है। हाँ, चलिए। अभिषेक जी लेट ज्वाइन किए हैं। अभिषेक जी क्यों लेट ज्वाइन किया। अच्छा, पढ़ाई से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, सही है ना। हाँ, अब बताओ हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब दो तरह का होता है, ये सवाल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, अभी हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे 2 4 5 दिन के बाद अगले सप्ताह से, अभी कुछ टर्म को समझाइए। हेल्पिंग वर्ब नाम से ही पता चल रहा है ना, हेल्प करता है मेन वर्ब को, क्या करता है, हेल्प करता है। तो हेल्प क्या करता है कि मेन वर्ब का समय बताता है, क्या बताता है। जैसे अगर हम मेन वर्ब के पहले इज एम आर हैज हैव डू डज लगाते हैं तो प्रेजेंट का हुआ, अगर मेन वर्ब के पहले वॉज वर हैड डिड लगेगा तो पास्ट का हो जाएगा ना। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के समय को बताने में हेल्प करता है। दूसरा, जो मोडाल हेल्पिंग वर्ब होता है दो तरह का, तो जो समय बताता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जो टाइम एंड टेंस में पढ़ते हैं। और मोडाल हेल्पिंग वर्ब टाइम नहीं बताता, बल्कि वो सब्जेक्ट का इंटेंशन बताता है ना। हाँ, कि सब्जेक्ट मेन वर्ब के बारे में क्या सोचता है। ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, ये बी के सारे फॉर्म हैं। और हैव का ये 5 फॉर्म है, डू का ये 5 फॉर्म है। ये सब हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। देखिए, ही हैज वॉन द रेस, तो मेन वर्ब ये हुआ, ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, मेन वर्ब। और ये दोनों को मिला के हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज, क्या बोलेंगे, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, वर्ब फ्रेज। अब ये बताइए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। हेल्पिंग वर्ब डू हो गया, मेन वर्ब गो हो गया, और इसको वर्ब फ्रेज नहीं बोलेंगे क्योंकि नॉट आ गया ना बीच में, नॉट आ गया, नॉट हमारा एडवर्ब है, तो इसको हम वर्ब में कंसीडर नहीं करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब और खाली वर्ब हो तभी हम वर्ब फ्रेज बोलेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा तरीका होता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब, ये समय नहीं बताता, इंटेंशन बताता है। आई कैन विन, मैं अपनी एबिलिटी को बता रहा हूं, आई मे विन, शायद मैं जीतूंगा। तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब उस एक्शन का इंटेंशन बताता है जो अभी हुआ नहीं है,
वो भविष्य में होगा, ये सब भविष्य में लेके चलता है मोडाल हेल्पिंग वर्ब। कहाँ लेके चलता है? भविष्य में। फाइनाइट वर्ब, अब आपको बता रहे हैं कि कोई कभी कभी ये टर्म आ जाता है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेन वर्ब होता है उसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब, बस इतना ही जानना है। तो बताओ इसमें कौन है फाइनाइट वर्ब? इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है? और ये कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। इसमें अकेला है ये, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। समझ गए ना? अब इज अकेला आया है तो मेन वर्ब हुआ ना, इज के बाद दूसरा कोई वर्ब आएगा तब हेल्पिंग कहेंगे ना बच्चों। आ रही है बात समझ में? अब ये एक पॉइंट समझिएगा, अगर कोई पूछे कि नॉन फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट का उल्टा हो गया ना। हाँ, तो कई बार आप वाक्य में देखते हैं, आप क्या टीचर या बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक वाक्य में दो दो तीन तीन चार चार वर्ब रहेगा। तो जो वर्ब का फॉर्म मेन वर्ब का काम ना करके, हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखने में वर्ब लगेगा लेकिन एक्चुअली वो वर्ब है नहीं। देखने में वर्ब लगेगा लेकिन वो वर्ब है नहीं। समझ रहे हैं ना? तो एसी तो है, हम लोग चालू क्यों नहीं किए? कहाँ से चलता है? पिछला साल चालू किए थे, इस साल आते आते भूल गए। एज बढ़ने से थोड़ा मेमोरी पे फर्क पड़ता है क्या दोस्तों? पड़ता है ना? तो क्या मैं आई एम ग्रोइंग ओल्ड? कहाँ गया इसका वो सारे स्विच? चलो कोई बात नहीं। तो बोलो फाइनाइट वर्ब का मतलब समझ गए, मेन वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब का काम नहीं करता है, होता वर्ब है लेकिन मेन वर्ब का काम नहीं करता है। तीन काम करता है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। देखो ये मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे 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 ये मेन वर्ब है। तो ये जो वर्ब दिख रहा है ये क्या है हमारा? ये भी तो वर्ब दिख रहा है लेकिन ये मेन वर्ब तो वाक्य में एक ही रहेगा ना। तो ये है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है? मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? खेलना। तो क्या से पूछ रहे हैं? नाउन हो गया। वह गया था, क्यों गया था? तो ये एडवर्ब हो गया, पहचानना बताएंगे बाद में। वह उसके पास गेंद है, किस लिए? खेलने के लिए, नाउन के लिए आया है, क्या हो गया? एडजेक्टिव। ही लव्स, क्या पसंद है उसे? पढ़ना। ये हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी नाउन हो गया। ही आई हर्ड अ टाइगर, क्या करता हुआ सुना? दहाड़ता हुआ। तो ये नाउन का विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे हैविंग गॉन, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव के बाद आया है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब है। तो जो वर्ब मेन वर्ब का काम ना करके नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करे, क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। मोटे तौर पे हम खाली बता रहे हैं कि क्या लेटर होता है, क्या वर्ड होता है, क्या सेंटेंस है, क्या आपका सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कॉम्प्लीमेंट है, एक बार जानना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी ही बातें समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। ये पूरे तरीके से तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब नाउन से शुरू करेंगे, लेकिन वहां ये टर्म थोड़ा सा पहले से पता होगा तो आसान होगा समझना समझाना। देखो एक वर्ब होता है स्टेटिव वर्ब। स्टेट मतलब अवस्था होता है, स्टेट का मतलब राज्य होता है। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इंग्लिश जो है ना बड़ा ही फनी लैंग्वेज है। तो स्टेट का मतलब होता है अवस्था, तो वो वर्ब जो अवस्था बताए, क्या बताए? अवस्था। मतलब उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे आई एम अ किंग,
मैं एक राजा हूं, तो बताइए आई एम अ किंग, क्या इस वाक्य में कोई कार्य हो रहा है? हो रहा है कोई कार्य? नहीं ना। अगर हम कह रहे हैं ही वॉज पुअर, क्या इस वाक्य में कोई कार्य हो रहा है? तो क्या क्या बता रहा है कि वह गरीब था? क्या था उसका अवस्था? गरीब था। वह गरीब था, तो उसका अवस्था बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। सही है ना? तो ये सारे वर्ब, जैसे मैं प्यार करता हूँ सोसाइटी को, देश को, तो मैं प्यार करता हूँ, तो इसमें कोई कार्य थोड़े कर रहा हूँ, मेरे दिल में फीलिंग है, एक अवस्था है प्यार वाला, एक अच्छा एहसास है। तो लव करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, नफरत करना, पसंद करना, ये सारी जो चीजें हैं ना, एक अवस्था को बताता है। और अवस्था भी दो तरह का होता है, जैसे ही बिलोंग्स टू अमेरिका, वह अमेरिका से उसका संबंध है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। वह अपने माँ की तरह दिखती है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वर्ब में की अवस्था भी दो प्रकार का होता है, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। एक्शन भी दो प्रकार का होता है। देखो डिटरमिनर्स, अगर कोई पूछे कि डिटरमिनर्स क्या होता है, तो क्या बताइएगा? डिटरमिनर्स एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये किसी भी नाउन का संख्या और मात्रा बताता है, पहचान बताता है। क्या बताता है? संख्या, मात्रा और पहचान। क्या बताता है डिटरमिनर? और पहचान। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो पानी की मात्रा कितनी है? लिटिल है। मच है, तो लिटिल मच हमारा डिटरमिनर हो गया। अगर हम बोल रहे हैं आई हैव टू फ्रेंड्स, थ्री फ्रेंड्स, फोर ब्रदर्स, टू सिस्टर्स, थ्री बुक्स, टू रुपीज, तो ये टू, वन, टू, थ्री, फोर, मेनी, सेवरल क्या है? संख्या बताता है। तो कोई भी वर्ड जो संख्या बताए, कोई भी वर्ड जो मात्रा बताए, क्या होगा? डिटरमिनर। और जो पहचान बताए, जैसे अगर हम कह रहे हैं मेरा घर है, किसका घर है? मेरा घर है। यह आपकी किताब है, किसकी किताब है? आपकी किताब है। और बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम कैमरा ऑन रखो, अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर हम बोलते हैं कि ये दिस दिस काउ इज डोसाइल, अरे चालू रखो कैमरा। दिस काउ इज डोसाइल, तो दिस काउ कैसा लग रहा है? दिस काउ, आदेश भोजवानी जी, कहाँ से? सिंध पाकिस्तान से है ना? बहुत बढ़िया। आवाज समझ में आती है? इंडियन हिंदी। हाँ बहुत बढ़िया, बात करते रहना बेटा। हाँ, तो अगर हम दिस, दैट, दिस, दोज, माई, योर, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, जो संख्या, मात्रा और पहचान बताए, ये सब हमारा होता है। हाँ, डिटरमिनर। तो एडजेक्टिव को दो हिस्सों में बांट के पढ़ाएंगे, एक डिटरमिनर और एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, तो मजा आ जाएगा। तो बोलो, ये पता चल रहा है ना, ये किसका घर है? मेरा घर, तो ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर के आगे नाउन का आना जरूरी है। डिटरमिनर के आगे क्या आता है? नाउन। और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है? नाउन। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी क्या आता है? नाउन। तो ऐसे पता रहेगा ना, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये वर्ड है ना तो ये आएगा, ये वर्ड है ना तो ये आएगा, ये पक्का पता होता है। 8 ही तो वर्ड होते हैं जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में मल्टीपल डिवाइसेस जानेंगे, जिससे वर्ल्ड क्लास इंग्लिश लिख, बोल सके, पढ़ सके। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको समझ में आया। अभी एडजेक्टिव पढ़ा नहीं है, तो इसको अभी रहने दो। थिंकिंग वर्ब, कॉपुला वर्ब, इसको छोड़िए। वर्ब ऑफ परसेप्शन, एडवर्बियल, क्लेप्ट, बहुत सारे वर्ब होते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे। एक ये टॉपिक है ना दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब समझते हैं? ये बड़ा कमाल का डिवाइस है। जैसे अंग्रेजी में अगर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया ना, तो कोई भी बड़ा से बड़ा वाक्य को छोटा रूप में बना सकते हैं, कोई भी छोटा सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव को इंपेरेटिव में, इंपेरेटिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलना है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में ऐसे बदलना है कि उसके स्ट्रक्चर में तो बदलाव हो, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदले। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, यही गोल्डन रूल है, यही है मिलियन डॉलर फैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम तीन तरह का पढ़ेंगे।
एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक फंक्शन के हिसाब से और एक इंटरचेंज ऑफ डिग्री। 3 टॉपिक पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। ये टीजीटी पीजीटी टीचिंग वाले में बहुत बढ़िया है, राइटर के लिए बहुत बढ़िया चीज है। मूड, आप मोडाल्स का नाम सुने हैं ना, मोडाल्स का? तो जो काम मोडाल्स करता है ना, वही काम हम बहुत आसानी से मूड के सहारे कर लेते हैं, वर्ब के सहारे। तो ये एक बड़ा कमाल का टॉपिक है। तो जब हम मूड और मोडाल दोनों को पढ़ेंगे ना, तो मोडाल एक्चुअली हम क्यों पढ़ते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो मूड भी वर्ब का एक क्वालिटी है, वर्ब का एक फॉर्म है। यहाँ बस यही समझिए, और इसी को पढ़ के हम कंडीशनल सेंटेंसेस बना पाते हैं। कई तरह के मूड होते हैं। अब यहाँ से कल बताएंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। क्या होता है ना कि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो पढ़ तो बहुत सारी चीज लेते हैं, लेकिन डिफिनीशन हमें पता ही नहीं होता है कि प्रीपोजिशन क्यों पढ़ा भाई, नाउन क्यों पढ़ा, प्रोनाउन क्यों पढ़ा, एडजेक्टिव क्यों पढ़ा, एडवर्ब क्यों पढ़ा, इसका डिफिनीशन नहीं पता। टीचर को भी नहीं पता, किताबों में भी नहीं होता है सही से लिखा हुआ। तो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों पढ़ा था। इसलिए हम कभी भी लाइफ में अच्छा लिख पढ़ बोल नहीं पाते। आज जिनको ये चीज क्लियर होती है, वो लाखों लोग जो है एंजॉय करते हैं इंग्लिश को बहुत अच्छे से। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम शुरू करेंगे कल से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।